सर उसके अंदर बेसिकली हम छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारे होंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले मुझे हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास आउटपुट। ठीक है सर, आउटपुट बोलूं या मैं बोलूं अपने पास के प्रोडक्ट। आउटपुट या प्रोडक्ट से मतलब पता है क्या होगा हमारे पास? एनी आइडिया अबाउट दैट थिंग? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक चीज का मतलब क्या है पता है? गुड, गुड। सर है बिल्कुल सही बात। देखें सर, जैसे कि हमारे पास एक होता है, एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है हमारे पास? इनपुट का मतलब होता है यार कोई भी, अगर आप अपने पास या तो रॉ मटेरियल डाल दो, ठीक है, या अपने पास लेबर लगा लो, ठीक है। रॉ मटेरियल हमारे पास क्या होता है? बेसिकली जो भी हम सामान बना रहे हैं उसके लिए, सपोज मैं बताऊं, अगर मैं एक चेयर बना रहा हूँ तो चेयर बनाने के लिए मुझे लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी, कील की रिक्वायरमेंट होगी, सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, सारा क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। लेबर का क्या मतलब होगा? जो बनाने वाला मिस्त्री होगा। सही है सर। फिर इसको हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में हम क्या करेंगे? इन सबको असेंबल करेंगे। असेंबल कर रहे होंगे, सही है। फिर एंड में आ जाता है हमारे पास आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है सर? आउटपुट का मतलब ये जो भी आपने कि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, या मैं इसको बोलूं फाइनल प्रोडक्ट बोल दूं, या मैं इसको क्या बोलूं? आइटम या गुड्स दैट दैट आर रेडी टू यूज। ऐसे आइटम जो कि मेरे पास इस्तेमाल करने की हालत में है, उन आइटम्स को मैं क्या बोलता हूँ? आउटपुट या प्रोडक्ट बोलता हूँ। सर है। अब हमारे पास आता है सर, ये तो हमने समझ लिया कि आउटपुट या प्रोडक्ट हम किसको कह रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने पास टोटल आउटपुट क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल आउटपुट? सर टोटल आउटपुट हम बोलते हैं आइटम्स व्हिच मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ऑल आइटम्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आम अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूँ, वो सारे आइटम जो कि मैंने पूरे साल के अंदर बनाए हैं, उसको मैं क्या कह रहा होता हूँ? टोटल आउटपुट। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, आपके पास बुक है इकोनॉमिक्स की? वो कौन सी, वो शाह मुबारक अली वाली है, बिगनर्स ऑफ इकोनॉमिक्स वाली? अच्छा, मुझे काम करेगा, जो आपका बुक है ना उसकी पिक्चर भेज देना, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको है ना आंसर याद करना होंगे। सही है। मैं वही बोल रहा हूँ बेटा कि आप मुझे उसकी है ना पिक्चर भेज देना, जो चैप्टर आपका है उसके आप मुझे पिक्चर भेज देना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स बता दूं कि आपको आंसर्स किस तरीके से याद करना है। ठीक है सर। अभी हम क्या बोला? टोटल आउटपुट। सर टोटल आउटपुट का मतलब क्या है? कि वो सारे आइटम जो कि मैंने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं इस साल के अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगा? अपने पास टोटल आउटपुट बोलूंगा। इसकी डेफिनेशन अगर हम अपने पास लिखें, सर डेफिनेशन क्या हो गया हमारे पास? सर डेफिनेशन ये बोलता है द टोटल आउटपुट of a factor of production in the quantity of output which is obtained with the help of given. वालेकुम अस्सलाम। With the help of giving number of units of that factor। सर ये इसकी टोटल डेफिनेशन है।
सर इसको हम अगर समझना चाहें अपने पास, रुबा बेटा आपको आवाज आ रही है? सर अगर हम इस आउटपुट की टोटल आउटपुट की डेफिनेशन समझ आए, टोटल आउटपुट ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट व्हिच इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ गिविंग नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डेट फैक्टर्स। सर गिविंग नंबर ऑफ यूनिट डेट फैक्टर मतलब ये होता है कि जो यूनिट्स हमारे पास मिल गए हैं, हासिल कर लिए हैं, किससे सर? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। सर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने किस्म के होते हैं? सर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 किस्म के होते हैं, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी अपने पास डिस्कस कर लिया है। अफान बता सकते हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम? रुबा बेटा आप बताएं। इंटरव्यू। गुड। सर याद रखिएगा हमारे पास 4 किस्म के है ना, वो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सर लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। सर इन चारों से मिलके जो भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड करो, अभी हमने समझा ना कि टोटल फिनिश गुड्स ऑब्टेन्ड, तो टोटल फिनिश गुड्स कैसे बनेंगे? सर इन 4 फैक्टर से मिलके हमारे पास टोटल फिनिश गुड्स बन रहे होंगे। लैंड होगी, लेबर होगा, कैपिटल होगा, इंटरप्रेन्योर होगा। जैसे कि अगर हमने ऊपर ही इनपुट्स के अंदर डिस्कस किया था, रॉ मटेरियल हमारे पास क्या होता है? एक हमारे पास समझ लो कैपिटल की खर्चा होता है, मतलब जो हमारे पास पैसे होते हैं उसको जो हम खर्च कर रहे होते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? कैपिटल की एक्सपेंसेस। लेबर हमारे पास आता है, लैंड जहां पे बैठ के हम सारा काम कर रहे होंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ मैंने एक बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये बॉटल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं शॉप लगानी पड़ेगी या कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगी? लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और इन सब चीजों को मॉनिटर करना, वो मॉनिटर कौन कर रहा होता है? एंटरप्रेन्योर हमारे पास मॉनिटर कर रहा होता है। क्लियर है सर? ये सारी चीजें होती हैं जिससे हम बोल रहे होते हैं यार हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, हमारे पास एक टोटल आउटपुट मैन्युफैक्चर्ड हम कर सकते हैं। ठीक है? सर ये टोटल आउटपुट था, फिर इसके बाद आता है लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता ताकि हमारे पास थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो क्या लेके एग्जांपल एक ले लेता हूँ। सर एग्जांपल में मैं क्या बोलता हूँ? सबसे पहले मैं अपने पास बोल लेता हूँ यूनिट्स ऑफ लेबर। सर फिर इसके बाद आता है हमारे पास टोटल आउटपुट। सर यूनिट्स ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि मैं कितने लेबर की मुझे रिक्वायरमेंट होगी यूनिट्स बनाने के लिए। तो मैंने बोला कि यार अगर मेरे पास एक लेबर होगा ना तो मैं आराम से अपने पास 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लूँ। ठीक है। मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास एक लेबर आता है तो मैं उससे कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ? आराम से 10 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। सही है। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, अगर मेरे पास 2 लेबर हो, if I have 2 labors तो then I will manufacture easily, let's suppose 20। ठीक है। फिर मैंने बोला अगर मेरे पास 3 लेबर होगा तो मैं आराम से 40 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। 4 लेबर होगा तो मैं आराम से 55 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। 5 लेबर अगर मेरे पास होगा तो मैं आराम से 70 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ। क्लियर हुआ सर? ये मेरे पास 10, 20, 40 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सर ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल आउटपुट, कि मेरे पास टोटल आउटपुट कितना आ रहा है। सही है सर? आर वी क्लियर ऑन दैट थिंग? सर ये तो हमने समझ लिया टोटल आउटपुट। अब हम समझते हैं अपने पास सेकंड पॉइंट जो कि हमारे पास है एवरेज आउटपुट। सर एवरेज आउटपुट से क्या मतलब होता है? सर एवरेज आउटपुट का मतलब हम बोलते हैं कि ओवरऑल एक लेबर, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने एग्जाम्पल दिया है, मैंने बोला कि एक लेबर कितना बना रहा है? 10 यूनिट बना रहा है। 2 लेबर कितने बना रहे हैं? 20 यूनिट बना रहे हैं। 3 लेबर बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे एक लेबर, वन लेबर कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, उसको मैं बोलता हूँ सर, उसको मैं बोलता हूँ एवरेज आउटपुट। ठीक है। मतलब क्या कि मेरे पास अगर 4 लेबर है और मेरे पास 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैंने अपने पास एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 लेबर है।
ठीक है, और मैं यूनिट्स कितने बना रहा हूँ, यूनिट सर मैं बना रहा हूँ अपने पास, लेट्स सपोज 40 यूनिट्स बना रहा हूँ, तो मेरे पास एवरेज प्रोडक्शन कितनी हो रही है, एवरेज यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं बोलूंगा यार आराम से आप देखो 40 यूनिट्स को डिवाइड कर दो किससे, टोटल लेबर से, कि कितने लेबर ने काम किया, तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। मींस क्या होगा सर, मतलब ये होगा हमारे पास के ऑन एन एवरेज एक लेबर कितने यूनिट्स बना रहा है, 10 यूनिट्स बना रहा है। जी अरीबा, कुछ रुबाब को सवाल पूछना, क्लियर हुआ पॉइंट, सर एवरेज आउटपुट क्लियर हुआ। रुबाब बेटा आपको क्लियर है, सर इसका फॉर्मूला भी हम साथ ही साथ लिख लेते हैं अपने पास, सर इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, जी जी मैं बुक में से करवा रहा हूँ अभी, और मैं अपने पास से भी लिखवा दूंगा। ठीक है सर, एवरेज आउटपुट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सर एवरेज आउटपुट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर का मतलब क्या, टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने कितने लगा, अब यहाँ पे देखिए लेबर आपके पास क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था आपके पास। सर आपको शायद पता होगा अभी इस क्लास के बाद आपकी उर्दू की भी क्लास है, तो ये मैंने सर सलमान से बात कर लिया, 3:15 आपकी क्लास शुरू होगी, 3 बजे की क्लास थी, 15 मिनट के बाद शुरू होगी वो क्लास, मैंने सर सलमान से बात कर ली है, अब मैंने पहले बता चुका था, बेफिक्र है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, अराउंड 3:15 में हम ऑफ करेंगे, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है फन, ठीक है सर, सर ये तो हमने समझ लिया एग्जाम के तौर के ऊपर, अभी अपने पास चार्ट चला रहे थे, उस चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि नम यूनिट ऑफ लेबर भी आ गया, टोटल आउटपुट भी आ गया, अब हम एक और कॉलम ऐड करते हैं, दैट इज एवरेज आउटपुट का। सर एवरेज आउटपुट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हम वो देख लेते हैं कि इस वाली एग्जांपल में हमारे पास एवरेज आउटपुट क्या होगा। सर हम जैसे कि टोटल आउटपुट को हम क्या, हमारा फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूले में क्या बोलता है, ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है वो क्या बोल रहा था सर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फैक्टर क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितना है, 10 है, उसको डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 1 से, यूनिट ऑफ फैक्टर से, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इट मीन्स मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 10 का आ जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दैट थिंग। सर फिर इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल आउटपुट कितना है, 20 है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज आउटपुट कितना आ जाएगा, अगेन 10 ही आएगा, सही है। मतलब क्या हो रहा है कि दो लेबर अगर मेरे पास काम करते हो वो 20 यूनिट बना रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक लेबर कितने यूनिट्स बना देता है, 10 यूनिट्स बना देता है। फिर आगे बढ़ते हैं सर, 40 यूनिट्स है, उसको डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करूंगा तो मेरे पास आउटपुट कितना आ जाएगा, 13.333, मींस 3 लेबर यूनिट्स मिलके कितने बना रहे हैं, 40, और ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स बना रहे हैं, 13.33 यूनिट्स बना रहे हैं, सेट है सर। फिर इसके बाद हम आते हैं 40, 55 आउटपुट है डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13.75, मतलब ऑटोमेटिकली मेरे पास एवरेज बढ़ गया। फिर अगर मैं आखिरी वाले पॉइंट के ऊपर आता हूँ तो डेट इज 70 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 14, मीन्स कि मेरे पास ऑन एन एवरेज देखूं तो मेरे पास एवरेज इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसा ही है, ये जरूरी नहीं है कि एवरेज इंक्रीज हो सकता है एवरेज कम भी जरूरी नहीं होता कि सर आपके पास एवरेज बढ़ता ही रहे जैसे जैसे लेबर आती जा रही है, हो सकता है आपका एवरेज डाउन भी हो सकता है। आर वी क्लियर ऑन दैट थिंग। सर ये हमारे पास था एवरेज आउटपुट।
सर इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो इसकी सर एवरेज आउटपुट की डेफिनेशन मेरे पास क्या आती है? बिल्कुल बुक में भी है। तो जिसका बुक नहीं है वो यहाँ से भी देख सकता है, मैं स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, पीडीएफ में कन्वर्ट करके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। तो क्या बोलता है सर डेफिनेशन के अंदर? द एवरेज प्रोडक्ट of a given number of units of a factor of production is the total product of these is the total product of these units divided by the given number of units। ठीक है सर। सर ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो जाएगी, फिर इसके बाद इसके फॉर्मूला आ जाएगा, तो फॉर्मूला हमने ऊपर करके लिख दिया कि फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है। सेट है सर, आर वी क्लियर दैट थिंग? सर इसके बाद हमारे पास आता है, जी बोले। सर ये एवरेज एपी डेफिनेशन है ना, एवरेज आउटपुट डेफिनेशन, वो टोटल आउटपुट की। ठीक है सर, फिर हम अपने बात आगे बढ़ते हैं, दैट इज अवर मार्जिनल प्रोडक्ट। सर मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलिए, मार्जिनल आउटपुट का बोलो। सर मार्जिनल आउटपुट बेसिकली हमारे पास होता है, अगर मैं आम अल्फाज में समझाना चाहूँ, एडिशनल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मार्जिनल आउटपुट हमारे पास क्या होता है? एडिशनल आउटपुट। ठीक है, अब अगर जैसे कि मेरे पास जो एग्जाम्पल चल रही है उसी को मैं लेके चलूँ अपने पास, तो मैं अगर अपने पास ये देखूं, मार्जिनल आउटपुट। सो मार्जिनल आउटपुट हमने क्या बोला अपने पास? मार्जिनल आउटपुट हमारे पास होता है एडिशनल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन, तो मेरे पास यही है आम अल्फाज में समझाने के लिए, डेफिनेशन ऑफिशियल भी हम लिख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं अपने पास देखूं, तो मेरे पास यहाँ पे मार्जिनल आउटपुट क्या होगा? तो मैं बोलूंगा मार्जिनल आउटपुट आराम से निकाल लो, किस तरीके से? पहले वाले के अंदर तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट्स बनाए हैं वो ही हमारे पास होंगे, उसमें कुछ एडिशनल तो बनाए नहीं है। मतलब जो पहले आइटम्स बनते हैं वो ही यूनिट्स होते हैं, उसमें कुछ एडिशनल का पता चलता है जब आप सेकंड लेयर बनाते हो यूनिट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल के अंदर क्या था, मैंने एक लेबल लगाया था तो मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। इसमें कुछ एडिशनल कुछ भी नहीं है। एडिशनल हम कब निकालेंगे? जब मैं एक और लेबल लगाऊंगा और उससे जो यूनिट्स बनेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैं सेकंड वाले लेयर पे आता हूँ, तो मेरे पास यूनिट्स ऑफ लेबर कितने थे? 2 यूनिट्स ऑफ लेबर थे। उसके अंदर मैंने क्या बोला? मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 20 यूनिट्स बनाए। ऐसा ही है। तो जब मैंने उसके 20 यूनिट्स बनाए हैं, तो मैं उसमें क्या बोल दूंगा? आराम से मेरे पास मार्जिनल आउटपुट कितना हो जाएगा? मैं बोल दूंगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 यूनिट इज माई मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, फिर ऑफिशियली भी देख लूंगा इसको किस तरीके से करवाना होता है। ऑफिशियली तरीके से नहीं तो थोड़ा डिफरेंट वे होता है, तो वो भी हम सीख लेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। ठीक है, अभी तो मैं नॉर्मली लेके चल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, जितने भी आउटपुट था उसको माइनस कर दिया, 20 माइनस 10 कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ सर, मैंने क्या बोलूंगा? अब मेरे पास लेयर 3 के अंदर आउटपुट कितना है सर? 40 का आउटपुट है। और उससे प्रीवियस में आउटपुट कितना था सर? उससे प्रीवियस में मेरा आउटपुट था 20। तो उसका मेरे पास एडिशनल यूनिट्स मैंने कितने बनाए? 20 यूनिट एडिशनल बनाए। सही है। फिर इसके बाद अगर मैं देखता हूं, अब मेरे पास यूनिट्स कितने हो गए सर?
55 हो गए, उसको माइनस कर दूंगा मैं किससे, प्रीवियस यूनिट से। तो प्रीवियस यूनिट्स कितने हैं सर मेरे पास, 40 यूनिट्स है। तो मेरे पास एडिशनल यूनिट्स कितने हो जाएंगे सर, मेरे पास एडिशनल ज्यादा यूनिट्स, मैंने एडिशन कितने यूनिट्स बनाए, 15 यूनिट्स बनाए। ठीक है, फिर अगर मैं अपना फर्दर लेके चलता हूँ तो मेरे पास अब यूनिट्स कितने, 70 माइनस 55। तो ये मेरे पास अगेन कितना आ रहा है, 15 का आंसर आ रहा है। ठीक है सर, ये मार्जिनल आउटपुट जो आपने निकाला उसका प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं सर, मैं उससे ये प्रूफ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आपने जैसे जैसे लेवल को इंक्रीज करते गए आपका मार्जिनल आउटपुट क्या होता गया, चेंज होता रह गया। ऐसा ही है सर। अगर मैं इसमें एक और थोड़ा तरीके से देखूं, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर देखूं, स्क्रीन सबको दिख रही है सर। अगर मैं ये आउटपुट का यूनिट्स ऑफ लेबर वाले कॉलम के अंदर देखूं, सर यूनिट्स ऑफ लेबर मेरे पास अभी कितना है, एक है, फिर मैंने कितने कर दिए, दो कर दिए। तो अगर मैं चेंज निकालना चाहूं और लेबर का, तो कितना चेंज निकल रहा है सर। अगर मैं देखूं पहले कितने लेबर था, एक था, फिर कितने हो गया सर, दो हो गया। तो चेंज निकालूंगा तो चेंज कितना आएगा सर मेरे पास, चेंज मेरे पास आएगा 1 का। ऐसा ही है, चेंज इज इक्वल टू 1 आ रहा है। फिर अगर मैं आगे जाऊं तो आगे भी मेरे पास चेंज कितने का आ रहा है सर, फिर अब चेंज हमारे पास 1 आ रहा है। फिर आगे बढ़ूं तो मेरे पास चेंज कितना आ रहा है, 1 ही का है। फिर चेंज करूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 1 का ही चेंज आ रहा है। इट मीन्स कि जैसे जैसे मेरे पास मेरा लेबर चेंज होता गया, मेरे आउटपुट के अंदर भी क्या चेंज आता रहा। ठीक है, और इसका अगर मैं ऑफिशियली फॉर्मूला देखूं ना, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, सर इसका मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास चेंज इन टोटल आउटपुट, आउटपुट है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो मेरे पास क्या बोला है, चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी इन फैक्टर, यही बोला है। तो अगर मैं अपने पास इस वाली चीज को ही अगर मैं अपने फॉर्मूले में उतारने की कोशिश करूं तो किस तरीके से करूंगा सर। अगर मैं देखो अपने पास वर्किंग मैंने सही करी है सर, पहले वाले के अंदर तो कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले के अंदर अगर मैं अपने पास देखूं चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, तो चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, चेंज कैसे निकालूंगा, 20 माइनस 10, सेट है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे करवा दूंगा सर, डिवाइड किससे करवाना मुझे बोल रहा है, चेंज इन क्वांटिटी फैक्टर। चेंज इन क्वांटिटी फैक्टर मेरे पास सवाल के अंदर क्या है, यूनिट ऑफ लेबर। इस सवाल के अंदर मैंने चेंज इन क्वांटिटी फैक्टर अपने पास क्या रखा है, यूनिट ऑफ लेबर। अगर मैं देखूं मेरे पास चेंज कितना है यूनिट ऑफ लेबर के अंदर, 1 का चेंज है। तो मैं अगर इसको डिवाइडेड बाय 1 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा सर, वही 10 आएगा। सेट है, तो मतलब मैंने जो प्रीवियस जनरल एग्जाम पे रख के समझाया था और इस ऑफिशियली फॉर्मूले से भी देखो, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सर, सेम आ रहे हैं मेरे पास। क्लियर है सर, कोई कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ ले सर। सर मैं आगे वाली एक और वाले पॉइंट के ऊपर भी आगे समझा देता हूँ सर। इसके बाद मेरे पास अगर मैं लेयर 3 के ऊपर देखता हूँ, लेयर 3 मेरे पास क्या कहती है, 40 यूनिट्स आउटपुट में, उसको मैं माइनस किससे कर दूंगा, 20 से कर दूंगा, और चेंज मेरे पास क्या होगा, 1 का चेंज होगा। तो अगेन आंसर वही आएगा 20 का। सेट है, तो जरूरी नहीं है कि देखें आपके पास जिस तरीके से हमने पहले समझा था और इस तरीके में हो सकता है लेबर का चेंज ज्यादा हो। यहाँ पे एक लेबर था, अगर मैं यहाँ पे एक की जगह के ऊपर ले सपोज मैं आखिरी वाली एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 4 की, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 लेबर, और मेरे पास आउटपुट कितना आ रहा है सर, 70 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा सर, मैं इसको थोड़ा चेंज भी कर दूंगा, तो मेरा एवरेज भी चेंज हो जाएगा। एवरेज कैसे चेंज हो जाएगा, मैं बोलूंगा 70 को डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा सर, 70 डिवाइड बाय 8 करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 8.7। गुड,
और फिर इसी के साथ अगर मैं चेंज देखूं, चेंज कैसे निकालूंगा, 8 में से 4 गए तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 आ जाएगा। सर चेंज कैसे निकाला आपने, मैंने बोला 8 माइनस 4, तो डेट इज इक्वल टू दी 4 का चेंज हो जाएगा मेरे पास। फिर अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो मैं अपने पास क्या करूंगा, 70 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो मैं मेरा एवरेज क्या आ जाएगा सर, मेरा फिर मार्जिनल आउटपुट आ जाएगा 56.25, नहीं सर थोड़ा गलत आ रहा है, दोबारा करके देखिएगा। 70 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 3.75। अब अगर डिवाइड करके अगर आप इसको एक ही साथ लिखेंगे ना तो आंसर सही नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेटेड डिमास रूल अप्लाई कर देता है, पहले वो डिवाइड कर देगा फिर वो माइनस करेगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। सेट है, 3.75। ठीक है सर, समझ आए क्या मार्जिनल आउटपुट का मतलब क्या होता है, कि आपने कितने एडिशनल यूनिट्स बनाए, मतलब जो आपने लेबर को इतना बढ़ाया है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं मैंने 4 से 8 कर दिया, मतलब डबल लेबर लगा दिया, तो उससे मेरे पास बेनिफिट क्या हुआ, उससे मेरे पास ये बेनिफिट हुआ कि हर लेबर ने 3.75 यूनिट्स को एडिशनली बढ़ाया है। आर वी क्लियर दैट थिंग? सर समझ आया? सर इसका ग्राफ यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंटेबल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं एक काम करूंगा आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कॉपी के ऊपर, और वो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इसका ग्राफ समझ सकें, इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है। ठीक है सर? सर क्लियर हुआ एवरेज आउटपुट का एवरेज आउटपुट, टोटल आउटपुट और मार्जिनल आउटपुट का मतलब। सर फिर इसके बाद हम अपने बल आगे इनके आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं फान? सर दूसरी क्लास आपकी 3:15 से 4 बजे तक होगी, या 4:15 तक सर लेके जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कल तक आपको मैं अपनी क्लास का भी टाइम टेबल दे दूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सर की क्लास किस टाइम पे होगी। वैसे मेरे डेज तो फिक्स है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड सैटरडे, टाइमिंग भी मैं बता दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका कोई टाइम है कि मतलब सर इस टाइम पे मत लीजिएगा कि हम सो रहे होते हैं या कुछ, तो बता दीजिएगा मुझे। अफान आपका कोई टाइम, जोर के बाद रखो ना। हाँ बस सेट है, ताकि जोर की नमाज भी पढ़ लें और फिर क्लास भी ले लेंगे, सेट है। सर अब हम अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद होती है हमारे पास? जी सर, एनी आइडिया? जी सर, एंड गुड। अफान आपको कोई आइडिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का? जी अफान बेटा, एनी आइडिया? अफान, ओके। सर देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली अरीबा ने सही, रुबाब ने बिल्कुल सही बताया। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होते हैं, द कॉस्ट व्हिच इज, या मैं बोलूं द एक्सपेंस व्हिच इज incurred for the production, which is incurred for the production of the units. Such cost, yes, such expense is called cost of production. तो मैंने, अगर अगर आपका कारोबार है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है
कि अगर आप गुड्स बनाते हो फिर बेचते हो। अगर आप यूनिट्स बना के बेच रहे होते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास जो भी कॉस्ट लग रही है वो आपकी क्या हो जाएगी सर, वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी। सर व्हाट इफ अगर मैं ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है मेरा काम, मैं क्या करता हूँ, मेरा एक जनरल स्टोर है, मैं क्या करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न मेरा काम नहीं है, मेरा एक जनरल स्टोर है, मैं उसके अंदर जो सामान खरीदता हूँ उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी। सर अगर मैं उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखूँ, फॉर मैं आप अगर समझाना चाहूँ कि जनरल स्टोर होगा या रेडी टू यूज गुड्स परचेजिंग करने के लिए, सर उसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, द कॉस्ट द द कॉस्ट व्हिच is incurred the cost which is incurred for the purchasing purchasing of material is called cost of production। अगर मेरा कोई कारोबार है और उसके अंदर मैं बोलूं कि मैं सामान खरीद रहा हूँ तो मैं जितने रुपए का सामान खरीदूंगा मेरे पास होगी सर, वो मेरी प्रोडक्शन होगी। क्लियर है सर? सर अभी हम जितना भी डिस्कस करेंगे ना इसको, तो हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग साइड से। एक बना के देखिए, अगर आप आम फॉर्म में अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, आपके पास आपको अगर सामान आप खरीद के आ रहे हो तो आपको पता होता है कि यार ये यूनिट 10 रुपए का पड़ेगा या ये यूनिट 20 रुपए का पड़ेगा। मुश्किल का होता है सर, मुश्किल आपको होता है जब आप यूनिट खुद बनाते हो। अगर आपसे, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे कि अफ्तारी और की सब तैयारियां और करेंगे इंशाल्लाह सर के बाद, और तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने सपोज कोई एक डिश बनाई, आपको पूछा जाए कि ये डिश कितने रुपए की आपने पड़ी है, मतलब भले आपने घर में बनाई है, मतलब आपने सामान तो इस्तेमाल किया होगा ना, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ समोसे। अगर आपसे कोई पूछे कि यार आपने घर में जो समोसे बनाए वो आपको कितने रुपए के पड़े, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए कि यार अगर ये जो समोसे ने बनाए हैं या जो समोसे मैंने खुद ने बनाए हैं वो कितने रुपए के पड़ा है, एक समोसा मुझे कितने रुपए का पड़ा है। ऐसा ही होता है सर हमारे साथ। तो सर इस चीज को कम करने के लिए या इस चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को कुछ हिस्सों में तोड़ देते हैं। सर कैसे तोड़ देते हैं, जनरली हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू, नहीं नहीं ये आपको एक जनरल बता रहा हूँ, जनरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, बेसिकली इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। सर दो हिस्सों में क्या तोड़ देंगे सर, पहला हिस्सा हमारे पास होता है फिक्स कॉस्ट का, ठीक है, पहला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है हम डिस्कस करते हैं अभी। सर पहला हिस्सा हमारे पास फिक्स कॉस्ट आती है, सेकेंड हिस्सा हमारे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट का। सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों कॉस्ट हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है, अगर इन दोनों को हम सम अप कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें ये पता चला यार अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला तो पता चल गया। क्या फॉर्मूला है सर, वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सर ये आप फॉर्मूला भी बना दिया है, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो भी बता दें काइंडली, ताकि हमें आसानी हो। सर फिक्स कॉस्ट बेसिकली आपके पास, अगर मैं समझाता हूँ सर, देखिए फिक्स कॉस्ट का पता है क्या होगा, सर फिक्स कॉस्ट बेसिकली हमारे पास होती है अ कॉस्ट which is not dependent which is not dependent which is not dependent into the volume of units
प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, मेरी ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे पास यूनिट्स प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ऐसी कॉस्ट को मैं क्या बोलता हूँ, फिक्स कॉस्ट। सर कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बताया सर, आम अल्फाज में समझाना चाहूँ, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ रेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ सर सलमान इंस्टीट्यूट की। अगर जैसे कि आपको अभी पता है कि अभी क्लासेस नहीं हो रही इंस्टीट्यूट में, अगर हो भी रही है या कुछ मैनेज भी कर रहा है तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो सर सलमान इंस्टीट्यूट एक रेंट की जगह है, ठीक है, उसको हमने एक रेंट के ऊपर लिया हुआ है। तो अगर वहां पे क्लासेस हो कि ना हो, वहां का रेंट हमें एट एनी कॉस्ट पे करना ही करना है। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट। क्यों सर, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब अगर मैंने एक जगह ली हुई है और उसको मैं अपने पास, भले वहां पे बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, लॉकडाउन है, कोई भी वजह है, उसमें लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा, भाई मुझे नहीं पता कि आपकी कॉस्ट क्या है कैसे है, मुझे रेंट आपको देना ही देना है, भले आप प्रॉफिट कमाओ, भले आप कुछ इनकम कमाओ कि नहीं कमाओ, मुझे ये रेंट देना ही देना है। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब हमें ये पता चला कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि डिपेंडेंट ना हो, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, वो जो कि यूनिट्स के ऊपर, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है सर, क्लियर हुआ। सर ये तो मैंने इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दी। लेट्स सपोज मेरे पास जो लैंड थी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हम करेंगे, तो मेरे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें मैंने एक जगह ली हुई है, एक शॉप ली हुई है या एक फैक्ट्री ली हुई है किराए के ऊपर। दुकान जो लैंडलॉर्ड होगा, मालिक होगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, वो क्या बोलेगा, आप भले 100 यूनिट बनाओ, आप भले 500 यूनिट्स बनाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा किराया, अगर अगर मेरा रेंट आपके पास 10,000 रुपए है, तो आपको मुझे 10,000 रुपए ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। क्लियर हुआ सर, किस तरीके से फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है। फिक्स कॉस्ट का मतलब यही होता है कि ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे पास जरूरी नहीं है, ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे पास डिपेंडेंट ना हो यूनिट्स के ऊपर, कि मैं जितने यूनिट्स बनाऊं कॉस्ट उतनी लगेगी, नहीं सर, आपका रेंट 10,000 रुपए है, आपको 10,000 रुपए ही देना है। क्लियर है। दोबारा बोलेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ थिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फिक्स कॉस्ट, कि वो डिपेंडेंट नहीं है वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर। ठीक है सर। सर ये हमने समझ लिया अपने पास। व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली अ कॉस्ट, बिल्कुल, अ कॉस्ट व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे पास डिपेंडेंट किसके ऊपर हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर। मतलब जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ सर, जैसे कि अगर हमारे पास भी इंस्टीट्यूट चल रहा है जो भी है, सर सलमान ने बोला, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के ऊपर, सर सलमान ने बोला क्या, देखें सर अभी स्टूडेंट्स बहुत कम है, ठीक है, अभी लॉकडाउन और का सीन चल रहा है, तो जितने स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जितने भी, उसी की बेसिस के ऊपर आपको क्या मिलेगी, आपको अपनी सैलरी मिलेगी। तो मेरी सैलरी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। मींस जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे मेरी सैलरी उतनी बढ़ेगी, जितने कम स्टूडेंट्स होंगे मेरी सैलरी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे पर डिपेंडेंट हो यूनिट्स के ऊपर, ऐसी कॉस्ट जो कि डिपेंडेंट हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, इस कॉस्ट को मैं क्या अपने पास क्या बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है सर। तो सर जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, एक और लेते हैं। ले सपोज मैं यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यूनिट्स के लिए मुझे सबसे पहले क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है,
सर यूनिट्स में मुझे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है अपने पास रॉ मटेरियल की, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे जैसे अगर लेट्स सपोज मैं बोलता हूं, अगर मैं 100 एक एक यूनिट के लिए मेरे पास कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, 1 यूनिट के लिए लेट्स सपोज मैंने बोला मुझे 3 kg रिक्वायर्ड होता है, 3 kg रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, सही है। तो व्हाट इफ अगर मैं 100 kg बनाऊंगा तो मुझे कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं बोलूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू द 300 kg रॉ मटेरियल। सर समझ में आया? देखें एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर 1 यूनिट बनाते हो तो आपको रॉ मटेरियल की कितनी जरूरत होती है, आप 1 kg, अगर आप 1 यूनिट बना रहे हो तो 3 kg की जरूरत है। अगर मैं 100 यूनिट्स बना रहा हूं तो मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, 300 kg चाहिएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ सर, ये जो रॉ मटेरियल है वो मेरा डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गया, यूनिट्स के ऊपर, कि मैं जितने ज्यादा यूनिट्स बनाऊंगा मुझे रॉ मटेरियल भी उतना ही ज्यादा जरूरत होगा। समझ में आया? तो इसी तरीके से हम बोलते हैं ऐसी कॉस्ट जो कि मेरे पास डिपेंडेंट हो यूनिट्स के ऊपर, एस कॉस्ट को मैं क्या अपने पास क्या बोलूंगा, वेरिएबल कॉस्ट बोलूंगा। ठीक है सर, सेट है। सर टाइम भी अब हो गया, 3:19 हो गया सर, सलमान वेट कर रहे होंगे आप सबका। बाकी मैं इसकी लेक्चर का ना आपकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा इस क्लास के बाद। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? चलें सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।